जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 13 पेपर अब सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 27 दिसंबर 2024 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक है वो आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। अभी एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी हुई जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है। चंद्रमा है, उसके ऊपर किसी वस्तु का जो भार है वो क्या होगा भी पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होगा, या फिर पृथ्वी पर उसके भार से कम होगा, या फिर पृथ्वी पर उसके भार से अधिक होता है, या फिर वस्तु के घनत्व के आधार पर इससे अधिक या कम हो सकता है। देखो चंद्रमा पर यानी भार कब मालूम होता है? जब गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है वहां पे भार ज्यादा होगा, और जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम होगा वहां पे भार है वो कम हो जाएगा भी। ठीक है। अब पृथ्वी की अगर मैं बात करूं, पृथ्वी और चंद्रमा की तुलना की जाती है, पृथ्वी और चंद्रमा। तो यहां पे पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी पे जो भार होता है वो चंद्रमा के अकॉर्डिंग देखें तो 6 गुना होता है भी। कितना गुना होता है? 6 गुना होता है। यानी ये मान लो भी चंद्रमा के ऊपर अगर 10 kg भार है आपका, ठीक है, चंद्रमा पर आपका भार 10 kg है, तो पृथ्वी पर जब आप आओगे तो आपका भार है वो 60 kg हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। और अगर मैं चंद्रमा के यानी पृथ्वी के अकॉर्डिंग चंद्रमा पे बताऊं तो 1/6 होता है भी, 1/6 होता है। ये मान लो भी किसी का भार है वो पृथ्वी पर 30 kg है, 30 kg भार है, और वो भार है वो पृथ्वी चंद्रमा पर चला जाता है, और चंद्रमा पर जाने के बाद में 6 का भाग दे दो भी 1/6, 1/6 होता है। तो यहाँ पे 5 kg यानी चंद्रमा पे आपका जो भार है वो कितना हो जाएगा? 5 kg हो जाएगा भी। तो याद रखना पृथ्वी पर कोई भार है तो वो 6 गुना, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादा है भी, और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो कम है, जिसके कारण वहां पे जो भार है वो कम होता है भी। लेकिन याद रखना मास कभी भी चेंज नहीं होता भी, मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता, यानी द्रव्यमान है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है क्या? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार नहीं, पृथ्वी पर उसके भार से कम होता है भी, पृथ्वी पर उसके भार से कम होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार से कम होता है। ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है, या तो धनात्मक या ऋणात्मक होता है, हमेशा शून्य होता है, या फिर हमेशा ऋणात्मक होता है। तो किसी पिंड पर लगने वाले बल आपको पता है, आज ही मैंने कल मैंने ये क्वेश्चन डाला था। अभी कार्य बराबर क्या होगा, कम्युनिटी टैब में लगाया था। कार्य बराबर क्या होगा? तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है भी। ठीक है, बल इंटू विस्थापन होता है। अब यहां पे कार्य कब होगा? कार्य का जो असाई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है भी। कार्य का असाई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब बल, हमने कुछ ना कुछ बल लगाया और बल लगाने के बाद में उसमें विस्थापन होगा,
तो यहां पे क्या होगा, कार्य होगा। अब इसने क्या बोला, किसी पिंड, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, कार्य है वो आपका शून्य भी हो सकता है कार्य, ठीक है, और आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, और आपका धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तीनों कंडीशन बहुत बार मैंने आपको बताई है। अब देखो भी, किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य, नियत बल द्वारा किया गया कार्य। अब ये मान लो भी आपने कोई पिंड के ऊपर, ये मान लो ये पिंड है और इस पिंड के ऊपर आपने बल लगाया, बल आप इस दिशा में लगा रहे हो और इसी दिशा में इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। भी आपने बल लगाया और उसी दिशा में उस पिंड का विस्थापन हो गया, तो आपका जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक, वो आपका धनात्मक होगा कार्य, ठीक है। उसके बाद में आपने इस पिंड के ऊपर बल लगाया इस दिशा में, ठीक है, और इसका विस्थापन है वो बल के विपरीत हो गया, विस्थापन है वो बल के विपरीत हो गया। आपने बल लगाया इस पिंड पे इस दिशा में और विस्थापन हुआ इस दिशा में, तो यहां पे वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चीजें समझे क्या। उसके बाद में तीसरी कंडीशन ये आती है भी, आपने बल लगाया इस पिंड के ऊपर, आपने बल लगाया और बल लगाने के बाद में जो आपका विस्थापन है वो हुआ ही नहीं, विस्थापन शून्य, यानी ये पिंड हिला ही नहीं है, तो आपका जो कार्य है वो क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा, कार्य है वो आपका शून्य होगा। ये चीजें ध्यान में रखना। जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो धनात्मक कार्य होगा, जब विस्थापन है वो बल के विपरीत हो तो वहां पे आपका कार्य ऋणात्मक होगा, और जब बल है वो आपका एक प्रकार से ये बोले भी, बल आपने लगाया और विस्थापन हुआ ही नहीं, यानी आपने एक दीवार को गिराना चाहा और उस दीवार के ऊपर आपने बल लगाया और वो दीवार गिरी नहीं है, तो आपका कार्य वहां पे क्या है, शून्य है, ठीक है। अब कंडीशन ये आती है आपके पास में भी, किसी पिंड पर लगने वाला नियत बल, यहां पे देखना, किसी पिंड पर लगने वाला नियत बल लग रहा है यहां पे, तो द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब नियत बल लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो विस्थापन होगा भी, विस्थापन होगा तो वो आपको विस्थापन यहां पे दे नहीं रखा है भी, विस्थापन बल की दिशा में हुआ है या फिर बल के विपरीत हुआ है, ठीक है। तो यहां पे अपन बोलेंगे या तो आपका धनात्मक, या तो कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा भी। तो यहां पे आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अब इसके अंदर होता है निम्नलिखित में से पादप के किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन के लिए नहीं किया जाता। कायिक प्रवर्धन के लिए नहीं किया जाता ये आपको बताना है। तना, बीज, जड़ और पत्तियां, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कायिक प्रवर्धन है ना, ये आपका अलैंगिक जनन का ही भाग है। अभी अलैंगिक जनन का ही भाग है। ये ग्रुप डी, GROUP ग्रुप डी 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था अभी, ठीक है ना। कायिक प्रवर्धन है वो अलैंगिक का ही भाग है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था भी, अलैंगिक जनन होता है भी, जनन 2 प्रकार का होता है। जनन है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो आपका होता है लैंगिक, एक तो आपका लैंगिक होता है और एक आपका अलैंगिक होता है, ठीक है। अब अलैंगिक में फिर इसका ही एक भाग आता है कायिक प्रवर्धन का, ये कायिक प्रवर्धन है, ठीक है। ये अलैंगिक का ही भाग है वो किसके अंदर होता है, तो ये आपका अलैंगिक जनन पौधों के अंदर, पौधे व एक प्रकार से ये बोल सकते पौधे और निम्न जीव, निम्नतम जीव के अंदर है वो अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। अब अलैंगिक प्रजनन के अंदर है, अलैंगिक प्रजनन तो एक प्रकार से क्या है, जीव के अंदर चला जाता है, और इसके अंदर जो कायिक प्रवर्धन है वो पौधों में आ जाता है भी, कायिक प्रवर्धन है वो पौधों के अंदर आ जाता है। अब लैंगिक जनन है ना, इसके अंदर विभिन्नता आती है भी, विभिन्नता आती है। सर जी विभिन्नता क्या है भी, आपका जन्म हुआ, ठीक है, तो आपका जन्म हुआ, आपका जन्म कब हुआ, जब एक पुरुष और एक महिला दोनों मिले और मिलकर के एक जाइगोट का निर्माण किया। जाइगोट का निर्माण हुआ यानी निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद में जाइगोट बना, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर यहां पे क्या है भी, लैंगिक जनन के अंदर क्या है, 2 कैंडिडेट मिल रहे हैं, 2 कैंडिडेट आपस में निषेचन कर रहे हैं।
अलैंगिक के अंदर क्या होता है, एक ही कैंडिडेट होता है भी अलैंगिक में। तो विभिन्नता ये हो जाएगी भी, लैंगिक के अंदर विभिन्नता ये हो जाएगी भी आप यानी पूर्ण रूप से अपने पापा या फिर अपनी मम्मी जैसे नहीं है, ठीक, कुछ ना कुछ अंतर है। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन के अंदर है वो पूर्ण रूप से एक जैसे होते हैं भी, इसमें कोई भी भिन्नता नहीं होती, एक जैसे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसी का एक पार्ट आ गया आपका कायिक प्रवर्धन का। कायिक प्रवर्धन के अंदर है वो पेड़ पौधों में होता है, जैसे कलम लगाना, जैसे तने से, जैसे गन्ने का तना लगाया जाता है, तने से क्या है नया पौधा बन जाता है। और जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफिलम जिसे पत्थर चट्टा बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, पत्थर चट्टा के अंदर ये होता है भी इसकी पत्ती जनन का कार्य करती है, तो ये पत्ती से नया पौधा उगा सकता है भी। कुछ की जड़ें हैं वो जनन का कार्य करती है, जैसे सलजम, ये शकरकंद है, शकरकंद की जड़ें हैं वो जनन का कार्य करती है। तो यहां पे भी क्या होता है, इसके अंदर भी जड़ें हैं वो कायिक प्रवर्धन का कार्य करती है, इसमें विभिन्नता नहीं आती भी, ठीक है। तो यहां पे बीज है ना, बीज जब बनेगा ना, इसके अंदर नर और मादा दो भाग लेंगे भी, दो कैंडिडेट भाग लेंगे, जब जाकर के बीज बनेगा, नर और मादा दोनों भाग लेंगे। और यहां पे युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, तब जाकर के बीज का निर्माण होता है भी। तो कायिक प्रवर्धन में भाग कौन नहीं लेगा, बीज नहीं लेगा भी। तो याद रखना, तना, पत्तियां और जड़ का मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया भी। शकरकंद है, इसकी जड़ें हैं, शकरकंद की जड़ें हैं वो जनन का कार्य करती है। पत्तियां हैं, पत्तियों में ब्रायोफिलम या फिर पत्थर चट्टा है, उनकी पत्ती जनन का कार्य करती है। तना अदरक हो गया, अदरक है। और दूसरी बात यहां पे अदरक आ गई, और आपका एक प्रकार से लहसुन है वो भी तना है, और एक प्रकार से आलू है वो भी तना है, ठीक है ना। तो और ये गन्ना है, गन्ना ये भी आपका तना ही है, ठीक है। तो यहां पे ये तना हो गया। अब दूसरी बात ये भी बीज, और एक इसमें ये भी पूछा जाता है बीज और फूल, ये ध्यान में रखना, बीज और फूल है ना दो, ये कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेते भी, बीज और फूल, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त को पंप करता है, अग्नाशय, अमाशय, यकृत और हृदय। तो यहां पे ये कहां पे बच गया भाई, ये एक बीच में बच गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक आसान सा क्वेश्चन था भी, मानव शरीर का अंग कौन सा अंग है वो रक्त का पंप करता है, तो यकृत करता है भी। अग्नाशय, अमाशय से अग्नाशय रस निकलता है भी, अग्नाशय है इससे अग्नाशय रस निकलता है, और जिसका पीएच मान है वो लगभग 7.8 के करीबन होता है भी, 7.8 के करीबन होता है। अमाशय के अंदर है वो एक प्रकार से अक्षीय अम्ल पाया जाता है भी। अमाशय के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक आपकी जाइमोजन सेल या फिर जिसे चिप सेल भी बोलते हैं, सिफ सेल, ठीक है, चिप सेल। दूसरा यहां पे हो जाएगी भित्ति कोशिकाएं, ठीक है। और उसके बाद में यहां पे सलेस्मा, ठीक है। तो यहां से जाइमोजन सेल या फिर चिप कोशिकाएं है ना, ये किसका निर्माण करती है, तो ये पेप्सिन एंजाइम का और लाइपेज एंजाइम का निर्माण करती है। पेप्सिन एंजाइम और लाइपेज ये वसा का संश्लेषण करता है, वसा का पाचन करता है, और पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है भी। भित्ति कोशिकाएं होती है जिससे क्या है, अक्षीय अम्ल होता है। और यहां पे श्लेष्मा, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है भी, चिपचिपा पदार्थ होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है। ये अमाशय की दीवारों पे लगा होता है भी, ताकि जो अक्षीय है ना, ये अमाशय की दीवारों को नुकसान न पहुंचाए, ठीक है। यकृत से पीत रस स्त्रावित होता है भी, पीत रस है वो स्त्रावित होता है कहां से, यकृत से। और ये कहां पे स्त्रावित हो जाता है, तो पीत रस है वो कहां पे संचित होता है, संचित का मतलब होता है इकट्ठा होना, पित्ताशय के अंदर है वो ये संचित हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है भी, ठीक है। उसके बाद में हृदय आप जानते हैं भी, हृदय के अंदर 4 कोष्ठक होते हैं भी, 4
कोष्ठक होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है, सबसे ज्यादा जो दाब होता है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है, वो कौन सा होता है? तो वो आपका बायां नील्य होता है, बायां नील्य होता है। और हृदय के अंदर, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी 4 भागों में डिवाइड होता है। इसमें 2 तो नील्य होते हैं और 2 ही आलिंद होते हैं, यानी 2 तो आने के भाग होते हैं और 2 ही निकल जाने के भाग होते हैं। इसीलिए मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है। और मनुष्य का जो रक्त ना, मनुष्य का जो रक्त है, मनुष्य का जो शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो किससे कंट्रोल होता है? तो वो रक्त से कंट्रोल होता है भी। ये नहीं है भी बाहरी तापमान ज्यादा है तो शरीर का तापमान ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, कुछ तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो, क्योंकि हमारा पक्षी है जिसके अंदर दोहरा परिसंचरण होता है ना, उसके अंदर जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल कौन करता है? रक्त करता है भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। मूत्राशय अयुग्मित होता है, या फिर मूत्र मार्ग है वो एक युग्म होता है, मूत्रवाहिनी एक युग्म होता है, और वृक्क एक युग्म होता है। अब देखो भी बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन का मतलब होता है त्यागना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? त्यागना, यानी एक प्रकार से अशुद्धि को त्यागना, अशुद्धि को त्यागना। अब अशुद्धि को त्यागने के लिए मनुष्य के अंदर है वो एक प्रकार से बहुत से, जैसे त्वचा है उससे भी अपन अशुद्धि को त्याग सकते हैं, जैसे पसीने के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं अशुद्धि, ठीक है ना। पसीने के द्वारा बैक्टीरिया है वो बाहर आते हैं, पसीने के अंदर है वो बदबू नहीं आती, पसीने के साथ में बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं जिसके कारण है वो बदबू आती है भी, ठीक है। अब उसके बाद में फेफड़े हमारे, फेफड़े हैं वो भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ये भी उत्सर्जन का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में यहां पे किडनी है, किडनी भी उत्सर्जन का कार्य करती है। तो किडनी जिसे अपन बोल सकते हैं वृक्क, किडनी जिसे क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं किडनी। ये अपने पास में एक जोड़ी होती है भी, एक जोड़ी, और जोड़ी को मैं क्या बोल सकता हूं? युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ी, और युग्मक, युग्मक का मतलब होता है सिंगल यानी अकेला ही, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। मूत्राशय क्या होता है? मूत्राशय होता है जहां पे मूत्र इकट्ठा होता है, जहां पे मूत्र है वो इकट्ठा होता है, वो मूत्राशय होता है। मूत्राशय एक ही होता है, सिंगल होता है भी, ये एक ही होता है, तो यानी अयुग्मित है, बिल्कुल सही बात है। ये अयुग्मित का मतलब होता है सिंगल। उसके माध्यम में मूत्र मार्ग है वो एक युग्म का मतलब हो गया भी एक जोड़ा, यानी मूत्र मार्ग वो एक जोड़ा होता है क्या? नहीं होता जी। ये भी क्या होता है? एक अयुग्मित बोल सकते हैं इसको, अयुग्मित होता है भी। मूत्र मार्ग है ना, ये अयुग्मित होता है, यानी मूत्र मार्ग एक ही होता है। उसके बाद में मूत्रवाहिनियां वो एक युग्म होता है भी। एक युग्म का मतलब हो गया एक जोड़ा होता है। अब थोड़ा सा यहां पे बनाते हैं भी, ये आपका ये एक प्रकार से किडनी टाइप का हो गया, और ये आपकी दूसरी किडनी होगी भी, ठीक है। और ये 2 किडनियां होगी, और इन किडनियों से इस प्रकार से नलिका निकलती है भी यहां से, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। ये मूत्रवाहिनियां होती है, इससे और इससे ये इस प्रकार से निकलती है, और यहां पे मूत्राशय आ जाता है, ये मूत्र मार्ग आ जाता है भी, ठीक है। ये इस प्रकार से चलता है। तो ये जो है ना, इसे बोलते हैं मूत्रवाहिनियां। इसे क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनियां बोलते हैं, जो कि किडनी से मूत्राशय तक मूत्र को पहुंचाने का कार्य करती है भी, ठीक है। तो ये एक जोड़ी है, यानी एक जोड़ी का मतलब हो गया भी 2। एक जोड़ी का मतलब क्या हो गया? 2। तो यहां पे मूत्रवाहिनियां एक युग्म है, यानी एक जोड़ी है, बिल्कुल सही बात है। वृक्क यानी किडनी, ये भी एक युग्म है, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी 2 होती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। चीजें समझे क्या? ये गलत है इसके अंदर। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 1 केजी द्रव्यमान वाली एक द्रव्यमान वाली एक घन के आकार का धातु का बक्सा एक मेज की क्षैतिज सतह पर रखा गया है। यह मानते हुए कि गुरुत्वीय त्वरण है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है,
तो मेज की सतह पर लगने वाला पर्णोद। अब पर्णोद क्या है, मैंने बढ़िया तरीके से आपको बताया है। पर्णोद एक बल ही होता है। पर्णोद क्या होता है, एक बल होता है। पर्णोद है वो एक प्रकार से बल ही होता है, और ये बल है वो वस्तु पर लंबवत लगता है भी। जो वस्तु होती है उसके ऊपर लंबवत लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है, वो आपका पर्णोद कहलाता है भी। किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाला जो बल है उसे पर्णोद कहते हैं भी। ठीक है, तो पर्णोद का वैसे तो फॉर्मूला आपके पास में मैं आपको बता दूं भी, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है आपका पर्णोद बटे क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पे क्षेत्रफल किसी का भी नहीं दे रखा, क्षेत्रफल है वो मेज का नहीं दे रखा आपको, यानी फिर पर्णोद का अपन ज्ञात करेंगे तो पर्णोद बराबर क्या हो जाएगा, पर्णोद बराबर हो जाएगा दाब इंटू क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन है ना, ये एएलपी के अंदर पूछा गया है, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, पर्णोद का फॉर्मूला पूछा गया है। पर्णोद बराबर होता है दाब इंटू क्षेत्रफल। दूसरा यहां पे ये है भी, दूसरा इसके अंदर ये लगेगा भी, एफ बल बराबर क्या होता है, एम ए होता है भी। बल बराबर क्या होता है, एम ए होता है। अब त्वरण नहीं दे रखा आपको गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है भी, आपको त्वरण नहीं दे रखा है, गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा भी। एफ बराबर आपके पास में एम जी आ जाएगा। अब यहां पे अगर आपको दाब दे रखा होता ना, दाब दे रखा होता और क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला दे रखा, क्षेत्रफल ज्ञात करने की कंडीशन दे रखी होती है भी, एक बक्सा है, घनाकार बक्सा है, तो उसकी घन की भुजा की लंबाई ये इतनी है, तो इस प्रकार से अगर दे रखा होता तो अपन इस क्वेश्चन से सोल्व करते उसको। लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसमें आपको द्रव्यमान दे रखा है और त्वरण दे रखा है गुरुत्वीय, तो आप ये फॉर्मूले का यूज करोगे। तो F बराबर में m द्रव्यमान कितना है 1 kg है, इंटू जी गुरुत्वीय त्वरण कितना है 10 है, तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा, 10 न्यूटन, जो कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझे क्या, इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करना है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है टेक्नीशियन और एएलपी दोनों के अंदर, दाब का अस्थायी मात्रक क्या है। दाब का अस्थायी मात्रक क्या होता है, तो ये होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, नहीं, दाब का अस्थायी मात्रक क्या होता है भी, पास्कल होता है भी। दाब का अस्थायी मात्रक है वो पास्कल होता है भी, पास्कल, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और दाब का अस्थायी मात्रक पास्कल होता है, और पास्कल को अपन लिखते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं भी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखते हैं भी। चीजें समझ में आई क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भी, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, एएलपी के अंदर भी और आपकी टेक्नीशियन के अंदर भी मैं 4-5 बार करवा चुका हूं ये क्वेश्चन। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है, उपास्थि, एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक और वसाम्य ऊतक। देखो भी, उपास्थि ऊतक है ना, ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है भी, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। और उपास्थि ऊतक है ना, ये आपका कार्टिलेज बोल सकते हैं इसको। ये कहां पे पाया जाता है, तो ये आपका कंठ है, कंठ हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ठीक है, कान, और श्वास नाल हो गया, इसमें पाया जाता है, ठीक है। कंठ के अंदर जैसे ये क्या करता है भी, इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं भी, सी आकार के छल्ले होते हैं, कार्टिलेज रिंग होती है, जो कि अपन सांस लेते हैं तो सांस नाल को पिचकने से रोकता है भी, पिचकने नहीं देता। कान है, आपने कान को, बाहरी जो हिस्सा होता है ना, उसको एक बार मोड़ के देखो, मुड़ जाएगा, लेकिन वो वैसा ही नहीं रहेगा, वापस अपने शेप में आ जाएगा, फिर वापस छोड़ोगे तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। नाक को एक बार अपने दबाकर देखो, नाक को दबाओगे तो वो दब जाएगी, लेकिन वापस अपनी उसी शेप में आ जाएगी भी। इसी प्रकार से कंठ के ऊपर आप हाथ लगा करके देखोगे तो आपको क्या है, सी आकार के छल्ले मालूम होंगे। ये क्या करते हैं भी, जब अपन सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उस समय है, उस कंडीशन के अंदर ये उसे पिचकने नहीं देता भी, ठीक है। एपिथेलियम ऊतक, जिसे उपकला ऊतक भी बोलते हैं, उपकला ऊतक, ये आपका एपिथेलियम ऊतक है। ये 4 प्रकार का होता है भी। 4 प्रकार का कौन कौन सा हो गया, एक तो आपका हो जाएगा सल्की एपिथेलियम ऊतक, दूसरा हो जाएगा आपका घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक, तीसरा हो जाएगा
स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, और चौथा हो जाएगा सत्रित सल्की ऊतक, सत्रित सल्की एपिथेलियम ऊतक। अब एपिथेलियम ऊतक है ना, सल्की एपिथेलियम ऊतक है, ये कहां पे पाया जाता है? तो ये कुपिका का निर्माण करता है, और रक्त नलिका के अस्तर का जो निर्माण करता है वो सल्की एपिथेलियम ऊतक करता है। घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक है, ये आपका अपन बता सकते हैं भी जिस प्रकार से लार ग्रंथियां नहीं होती क्या, लार ग्रंथियों का जो अस्तर बना होता है वो घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। और दूसरा आ जाता है यहाँ पे वृक्कीय, यानी जो किडनी होती है, वृक्कीय नली का जो अस्तर बनाती है वो कौन बनाती है? घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक बनाती है भी। उसके बाद में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक है, ये कहां पे पाया जाता है? तो ये अपना श्वास नाल के अंदर, और दूसरा है वो आंत के अंदर, श्वास नाल और आंत के अंदर है वो क्या पाया जाता है? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक से श्वास नाल और आंत बनी होती है। सत्रित सल्की ऊतक है, ये आपका त्वचा है वो कौन बनाता है? तो वो सत्रित सल्की ऊतक बनाता है, ठीक है। पेशीय ऊतक है, अभी पढ़ के आए भी, ये गति प्रदान करता है भी, ये गति प्रदान करता है। पेशीय ऊतक वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वसाम्य ऊतक है, ये भी एक प्रकार से संयोजी ऊतक है भी, ये भी संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का उदाहरण है कौन सा? वसाम्य ऊतक। ये वसा का संचय करता है भी, वसा का संचय करता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। गति के लिए कौन सा ऊतक उतर रही है? तो पेशीय ऊतक, ठीक है। इसके अंदर है वो एक प्रोटीन पाई जाती है, पेशीय ऊतक में एक प्रकार से प्रोटीन पाई जाती है, और उस प्रोटीन के कारण ही ये क्या करता है? पेशीय ऊतक है वो सिकुड़ता है और फैलता है, जिसके कारण क्या है? गति संभव होती है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, गलत युग्म का चयन करना है, कौन सा गलत है? सब्जी जैव निम्नीकरण, प्लास्टिक ग्लास है वो गैर जैव निम्नीकरण है, कागज का प्याला है वो जैव निम्नीकरण है, और कुल्हड़ है वो गैर जैव निम्नीकरण है। अब यहां पे जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण का मतलब समझो आप। गलत युग्म आपने देख लिया होगा। जैव निम्नीकरण वो होता है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो किस में आएगा? पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो आपका जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आता है। और गैर जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत कौन सा आता है? जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता और ये नुकसान पहुंचाता है भी, गैर जैव निम्नीकरणीय ये। अब इसमें सब्जी है, सब्जी के छिलके होते हैं वो क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं? क्या नहीं पहुंचाते? तो बिल्कुल सही बात है, जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आ जाएगी। चाहे वो सब्जी सड़ी गली हो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सब्जी जो सड़ी गली है या फिर सब्जी के जो भी पत्ते हैं, ठीक है, बाहरी आवरण है, ये क्या 2-3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन है, इसके अंदर है वो ये विघटित हो जाती है और मिट्टी के अंदर मिल जाती है भी, ठीक है। जीवाणु इसके ऊपर कार्य करते हैं और आसानी से इसका विघटन कर देते हैं। प्लास्टिक ग्लास है, ये मेरे को बताओ, जीवाणु आसानी से इसको मिट्टी में मिला सकते हैं क्या? प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं होता भी, तो ये क्या है? गैर जैव निम्नीकरण है, बिल्कुल सही बात है। कागज का प्याला, अब कागज का प्याला है तो कागज के प्याले को अपन दोबारा से बना सकते हैं भी। कागज का प्याला है ना, इसको गला करके, यानी पानी में भिगो करके गला करके उसको क्या है, नया दोबारा से तैयार कर सकते हैं। तो ये क्या है? जैव निम्नीकरणीय है, बिल्कुल सही बात है। कुल्हड़, अब ये कुल्हड़ क्या है? कुल्हड़ है भी जिस प्रकार से उपजाऊ मिट्टी नहीं होती क्या, उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है ना, इस उपजाऊ मिट्टी से क्या बनाए जाते हैं? कुल्हड़ बनाए जाते हैं। अब उपजाऊ मिट्टी से कुल्हड़ बनाए जाते हैं तो कुल्हड़ को वापस से इसको क्या है, अपन मिट्टी में मिला सकते हैं भी, कुल्हड़ को वापस अपन मिट्टी में मिला सकते हैं। तो ये भी क्या है? गैर जैव निम्नीकरणीय नहीं है, ये आपका जैव निम्नीकरणीय होता है भी। और ज्यादा से ज्यादा कुल्हड़ बनाएंगे तो वहां पे हमारी उपजाऊ जो मिट्टी है ना, उसकी उर्वरता जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी से बनता है। उपजाऊ मिट्टी जो मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है ना, वो उपजाऊ होती है भी,
और उसी से कुल्हड़ बनाए जाते हैं। और कुल्हड़ को अपन ये मान लो भी कुल्हड़ ये मान लो क्रैक हो गया या फिर ये एक जगह से लीक हो गया तो इसको दोबारा से बनाया जा सकता है भी। इसको क्या है, इसको फोड़ करके दोबारा से नया कुल्हड़ बनाया जा सकता है इसी मिट्टी से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गैर जैव निम्नलिखित नहीं है, ये जैव निम्नलिखित है भी। तो यही गलत युग्म है जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है भी। अब देखो भी, ठंडे जल एक होता है ठंडा जल के साथ में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। एक होता है गर्म जल के साथ में। ठंडे जल के साथ में अपक्रिया कौन करती है, गर्म जल के साथ में अपक्रिया कौन करती है, और भाप के साथ अपक्रिया कौन करती है। ये क्वेश्चन है वो ALP के अंदर भी पूछा गया है और आपका ये टेक्नीशियन के अंदर भी आया हुआ है। देखो, गर्म जल के साथ में कौन कौन सी अपक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ में कौन कौन सी अपक्रिया करते हैं। पहले ठंडा जल देख लेते हैं। ठंडे जल के साथ में आपकी सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया और कैल्शियम आ गया। ये तीन जो आपकी धातुएं है ना, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये ठंडे जल के साथ में अपक्रिया करती है। गर्म जल के साथ में आपकी मैग्नीशियम है, वो गर्म जल के साथ में अपक्रिया करती है। और भाप के साथ में एल्यूमिनियम और जिंक और लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा, ये आपकी किसके साथ में अपक्रिया करती है, तो ये भाप के साथ में अपक्रिया करती है। तो यहां पे ठंडे जल के साथ में अपक्रिया नहीं करती, तो मैग्नीशियम है वो आपकी गर्म जल के साथ में अपक्रिया करती है। एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा, ये आपकी क्या है, भाप के साथ में अपक्रिया करती है। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 27 नंबर क्वेश्चन, दोबारा से आ गया क्या। चलो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है तो अपचित भोजन, लवण, हार्मोन और प्रोटीन। तो यहां पे देखो भी, प्लाज्मा पहले तो अपन बात कर लेते हैं प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा होता क्या है, तो प्लाज्मा है वो रक्त होता है ना, रक्त का तरल रूप, रक्त का तरल रूप ही क्या है, प्लाज्मा है। यानी ये जो रक्त होता है उसका 55% है वो प्लाज्मा है और बाकी 45% है वो कणिकाओं के रूप में है भी। जैसे RBC हो गया, WBC हो गया और आपका प्लेटलेट्स हो गया, ये कणिकाओं के रूप में 45% पाया जाता है। ठीक है, रक्त को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया तो रक्त का जो तरल रूप होता है वो आपका 55% है, उसे प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा किसका परिवहन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लाज्मा है वो किसका परिवहन करता है, तो प्लाज्मा किसका परिवहन करेगा अभी, तो प्लाज्मा है वो आपका एक तो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजनी अपशिष्ट का, अपशिष्ट का परिवहन करता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी अपशिष्ट का कौन परिवहन करता है, तो वो आपका प्लाज्मा करता है। अब प्लाज्मा के अंदर उपस्थित नहीं होता है वो आपको बताना है। तो प्लाज्मा में लवण उपस्थित होता है, हार्मोन उपस्थित होता है और प्रोटीन उपस्थित होता है भी। तीनों के तीनों उपस्थित होते हैं, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अपचित यानी जो भोजन पचित नहीं हुआ है, पचा नहीं है, वो भोजन है वो प्लाज्मा में नहीं होता है भी। अपचित भोजन है वो प्लाज्मा में नहीं होता है। और दूसरी बात, क्वेश्चन ये पूछा जाता है भी, ये क्वेश्चन इसमें टेक्नीशियन में पूछा गया है, प्लाज्मा किसका परिवहन करता है, भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनी अपशिष्ट का परिवहन करता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, या फिर अपन ये बोल सकते हैं भी लवण, हार्मोन और प्रोटीन और एंटीबायोटिक से भी, एंटीबायोटिक है वो भी प्लाज्मा के अंदर ही पाई जाती है भी। तो लवण, हार्मोन, एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, और एक प्रकार से ये बोल सकते हैं हार्मोन, लवण और एंटीबायोटिक हो गया, इनसे मिलकर के क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है भी, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है। अब यहां पे मुकुलन के लिए करता है अमीबा, स्पाइरोगायरा, प्लेनेरिया और हाइड्रा। अब देखो भी, यहां पे ये जो आपका पुनर्जनन है, पुनर्जनन हो गया, विखंडन हो गया, खंडन हो गया, ठीक है,
और उसके बाद में द्विखंडन हो गया, और उसके बाद में अपन बात करते हैं भी बहुखंडन हो गया। तो ये जो चीजें हैं वो सारी आपकी अलैंगिक जनन के अंदर आती है भी, अलैंगिक जनन के अंदर आती है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के अलैंगिक जनन का भाग है। अब इसके अंदर है वो अपन बात कर लेते हैं भी अमीबा, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, पैरामीशियम और जीवाणु, जीवाणु। पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो चप्पल जैसी आकृति होती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भी। अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम और जीवाणु, इनमें जो विखंडन होता है, इसमें जो जनन होता है वो किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन, द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा है ना, ये अपने आप में बहुकोशिकीय भी, अपने आप में बहुकोशिकीय जीव है। तो स्पाइरोगायरा में खंडन होता है भी, और ये क्वेश्चन एएलपी के अंदर पूछा गया है। यानी खंडन होता है, खंडन होता है। तो खंडन में ये बोलूंगा भी केवल कुछ, केवल ध्यान से देखना, केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होता है भी। यानी खंडन है वो केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होता है, सारे के सारे बहुकोशिकीय जीवों में नहीं होता भी। यानी कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें लैंगिक जनन होता भी, जो बहुकोशिकीय जीव है और उसमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है। लेकिन खंडन केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होता है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। दूसरी बात अपन बात करते हैं हाइड्रा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है। इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर है वो ये पुनर्जनन होता है भी। इसमें क्या होता है? पुनर्जनन होता है, रीजनरेशन होता है, पुनर्जनन होता है। उसके बाद में बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर क्या होता है? हाइड्रा के अंदर है वो आपका मुकुलन के द्वारा भी होता है। ठीक है। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा भी होता है। और कवक, कवक में क्या होता है? चल बीजाणुओं के द्वारा होता है भी। कवक में चल बीजाणु, चल बीजाणुओं के द्वारा होता है भी। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पे इसने प्रश्न थोड़ा सा इस प्रकार से घुमाया है भी, पुनर्जनन की क्षमता। पुनर्जनन तो प्लेनेरिया में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, लेकिन किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? तो मुकुलन के लिए करता है, तो मुकुलन तो हाइड्रा में होता है ओनली फॉर। तो यहां पे हाइड्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है। और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है भी। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में क्या होता है भी? बहुविखंडन होता है भी, बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। तो कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, यानी कोई भी क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं पाई जाती है। अगला चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष शक्ति को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संवृत वृक्क नहीं होती है, और चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उनके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती है। अब यहां पे देखो भी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक का है एक प्रकार से, ये चुंबक है आपके पास में, और इसमें ये आपका नॉर्थ भाग हो गया और ये आपका साउथ हो गया। नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण। अब कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे को काटती नहीं है, पहला देखो भी बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से क्या है, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जा बढ़ेगी, और नॉर्थ से निकलेगी वापस साउथ में जा बढ़ेगी, और साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, इस प्रकार से चलती रहेगी। यानी एक दूसरे को काटेगी नहीं। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि ये मान लो भी इस प्रकार से हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को इस प्रकार से क्रॉस करवा दिया, यानी कट करवा दिया। अब यहाँ पे कट करवाने वाले भाग पर हमने क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कंपास रखा। कंपास रखेंगे ना, तो ये जो आपका चुंबक कंपास है वो दो रेखाएं, दो दिशा बताएगा भी,
दो दिशा बताएगा जो कि संभव नहीं है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है वो एक ही होती है, अभी दो दिशाएं नहीं होती। ठीक है, इसीलिए ये कभी काटती नहीं है एक दूसरे को, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा देखो भी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सापेक्ष शक्ति को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा दर्शाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सही बात ये इसलिए है भी, जैसे देखो ध्रुवों के ऊपर है वो चुंबक से बहुत ज्यादा मात्रा में इस प्रकार से रेखाएं निकलती है। ठीक है, और ध्रुवों के ऊपर है वो चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्यादा होता है, तो उसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, यानी चुंबक की जो रेखाएं होती है ना वो पास पास में इस प्रकार से कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्यादा है, और अपन इस प्रकार से दूर दूर कर दें तो इसका मतलब है भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है वो कम है। तो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष शक्ति को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा, यानी क्षेत्र रेखाओं को पास पास में ला करके उसको दिखाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उनके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर निकलती है, बिल्कुल सही बात है। अभी अंदर तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, और बाहर है ये साउथ से लेकर के नॉर्थ से लेकर के साउथ में जाती है, नॉर्थ से साउथ में जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संवृत वृक्क नहीं बनाती है, ये बात गलत है भी। संवृत वृक्क ही बनाती है भी, इस प्रकार से एक दूसरे को काटेगी नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो संवृत वृक्क ही बनाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो एक दूसरे को काटेगी नहीं, और ये संवृत वृक्क का निर्माण करती है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बोल रहा है भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर नॉट क्रॉस्ड क्रव के रूप में नहीं होती, क्रव के रूप में होती है भी ये देखो एकदम क्रव के रूप में है। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, संवेग का अस्थायी मात्रक क्या है ये आपको बताना है। तो यहां पे केजी मीटर सेकंड या फिर केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर है या फिर केजी मीटर प्रति सेकंड है। अब देखो भी संवेग होता क्या है, आपने न्यूटन का द्वितीय या फिर सेकंड नियम आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या बोलता है भी संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं, संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है, एएलपी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, तो वो बल के समानुपाती होती है भी, बल के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है भी बल के समान होती है, यानी जितना आप बल लगाओगे उतना ही संवेग के अंदर क्या होगा, परिवर्तन आएगा। तो संवेग में परिवर्तन होगा कब होगा, जब आप बल लगाओगे। जितना कम बल लगाओगे उतना उसमें कम परिवर्तन हो जाएगा, जितना ज्यादा बल लगाओगे उतना ही उसमें क्या है, ज्यादा परिवर्तन होगा। तो यहां पे संवेग को अपन P के द्वारा डिनोट करते हैं। P बराबर क्या होता है, mv होता है। P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो यहां पे m क्या है, m है यहां पे मास यानी द्रव्यमान, और v यहां पे क्या है, वेग। v क्या है, वेग है। तो वेग को मैं क्या लिख सकता हूं, वेग को मीटर प्रति सेकंड। वेग का तो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और मास का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम यानी केजी। तो इसे लिख सेंगे, जो संवेग का मात्रक होगा वो क्या हो जाए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चीजें समझ में आई क्या, किलोग्राम मीटर -1 है ना, इसका मतलब है भी प्रति सेकंड। यानी अगर -2 है किसी के ऊपर तो उसका मतलब है भी प्रति वर्ग मीटर या फिर प्रति वर्ग सेकंड, और -1 है तो इसका मतलब है प्रति सेकंड या फिर प्रति मीटर जो भी है। ठीक है, और यानी डायरेक्ट सिंगल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भी वो मीटर में यानी माइनस में नहीं है ना, तो वो प्रति नहीं लगेगा, और माइनस लगा हुआ है यहां पे, देखो माइनस लगा हुआ है ना, तो किलोग्राम इसको पढ़ेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। प्रति का मतलब हो गया भी ये नीचे जाएगा, यानी इस प्रकार से होगा किलोग्राम मीटर, और प्रति यानी भाग में आएगा, और सेकंड, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी चीजें समझे क्या, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अपक्रिया करता है
तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ में अपक्रिया करेगा तो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा, या फिर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों प्राप्त होगा, केवल जिंक, या फिर जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्राप्त होगा। तो यहां पे जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ में अपक्रिया करेगा। जिंक ऑक्साइड क्या होता है? ZnO होता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और इसकी कार्बन के साथ में अपक्रिया करवा दी तो क्या बनेगा? ये भी ये बन जाएगा आपके पास में Zn जिंक और प्लस में CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पे आपके पास में जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों, और कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये जहरीली गैस होती है भी। और ये कहां पे आती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है वो वाहन के धुएं में आती है भी। वाहन का जो धुआं होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो दुर्गंध आती है ना, यानी कोई वाहन है, जैसे ये आप मान सकते हैं, बाइक मान सकते हैं, मोटरसाइकिल मान सकते हैं, उनका जो सोल्यूशन होता है, जो धुआं छोड़ने वाला होता है, उसमें देखना भी आप, जब अगर वो धुआं बाहर निकाल रहा है तो उसका मतलब है भी सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें आ रही है, यानी उसके धुएं में अलग ही दुर्गंध आएगी। एक प्रकार से अपन सांस ही नहीं ले सकते, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ में, हीमोग्लोबिन होता है अपना, ये किस में होता है? RBC। हीमोग्लोबिन है ना, ये सबसे ज्यादा जो बंधुता बनाता है वो किसके साथ में बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में बनाता है। और उसके बाद में ऑक्सीजन के साथ में, और उसके बाद में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो ध्यान में रखना भी कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो सबसे ज्यादा बंधुता हीमोग्लोबिन के साथ में बनाता है, ठीक है। और उसके बाद में ऑक्सीजन के साथ में, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो यहां पे इसीलिए क्या है, ये जहरीली होती है। ये धीरे धीरे क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के पूरे रक्त में फैल जाएगी, और हमारी क्या है, साइलेंट मौत यानी डेथ हो जाएगी। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? जहरीली गैस बोलते हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी चीजें समझे क्या? अगला क्वेश्चन देखो भी, साथ साथ में आपको एक जानकारी दे देता हूं भी। अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के अगर आपको NCERT बेस नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स है वो आपको टारगेट वेब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे भी। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, वहां पे कंप्लीट तीनों की तीनों नोट्स हैं वो अपलोड कर रखे हैं। आप बढ़िया तरीके से जाकर के उन नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा और उनकी आप कॉपी निकलवा सकते हैं भी बढ़िया तरीके से। और आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से इन तीनों नोट्सों को कंप्लीटली रीड कर लेते हैं, कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, तो आपको साइंस के अंदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th और 10th की जो NCERT है ना, उसके ऊपर बनाए गए ये नोट्स रहेंगे। और आपको 20 प्लस क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर साइंस में 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता भी, ठीक है ना। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों हिंदी लैंग्वेज के अंदर है भी। अब इसमें देखो भी, में रसधानियां मुख्यतः बड़े आकार की होती है भी, यानी रसधानी होती है वो बड़े आकार की किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में, या फिर जीवाणु में। तो रसधानी जिसे वैक्यूल्स, जिसे क्या बोलते हैं? रिक्तिका कहा जाता है। और ये रिक्तिका है ना, ये पादप क्या काम करता है? इसमें पादप है वो रिक्तिका का क्या कार्य करता है? तो इसमें अपशिष्ट पदार्थ है वो स्टोर करके रखता है। अपशिष्ट पदार्थ का स्टोर करके रखता है कौन? पादप एक प्रकार से पादप है वो पुराने जाइलम के अंदर है, वो राल, रेंजिन, गोंद, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो पुराने जाइलम में स्टोर करके रखता है। रिक्तिका के अंदर भी स्टोर करके रखता है। और जो पत्ती होती है, लीफ पत्ती, उसके अंदर भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ को स्टोर करके रखता है। तो ये जो रसधानियां बोल दें या फिर रिक्तिका बोल दें, वैक्यूल्स बोल दें, ये बड़ी मात्रा में पादप कोशिका के अंदर होती है, जंतु कोशिका के अंदर होती है लेकिन कम मात्रा में होती है भी। यानी कहने का मतलब ये है भी, पादप कोशिका का, पादप सेल है
उसका लगभग 70 से 80% जो एरिया कवर करता है वो कौन करती है? रिक्तिका करती है भी। ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। रिक्तिका है वो 70 से 80% एरिया है वो पादप सेल केंद्र कवर करती है भी, लेकिन जंतु सेल केंद्र इतना ये कवर नहीं कर पाती है। तो यहां पे बड़ी जो रिक्तिका पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? तो पादप कोशिका केंद्र पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट है, एक मजदूर 10 केजी चावल की एक बोरी जमीन से उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर एक ट्रक पर रखता है। चावल की बोरी पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब यहां पे इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं। जी का मान आपको दे रखा है, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान दे रखा है आपको वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है भी, ठीक है। अब गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भी। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। तो यहां पे इसमें पहले तो आप क्या वर्क ज्ञात करने के लिए ये एक फॉर्मूला तो ये होता है W बराबर होता है F डॉट डी, यानी F इंटू डी, यानी बल इंटू विस्थापन। ये आपका बल का ये कार्य का फॉर्मूला था। पहले आप यहां से बल निकालो और फिर क्या है डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, 2 मीटर का विस्थापन हुआ है, और उसके बाद में आप है वो इसमें क्या ज्ञात कर सकते हैं? कार्य ज्ञात कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला आपका ये है। दूसरा फॉर्मूला आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। W बराबर होता है mgh। क्या होता है भी? mgh। ये दूसरा फॉर्मूला, जहां पे आपको हाइट दे रखी होती है, जहां से ऊंचाई दे रखी होती है, तो उसमें W बराबर यानी कार्य बराबर mgh ये भी लगा सकते हैं। अब दोनों से अलग अलग निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। W बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान कितना है? m द्रव्यमान है 10 kg, और इंटू जी गुरुत्वीय त्वरण है कितना? 10 है, और इंटू हाइट कितनी है? 2 मीटर ऊपर ट्रक पे छोड़ता है तो 2। तो W बराबर कार्य कितना हो गया? 200 जूल हो गया अभी, ठीक है। दूसरा यहां पे क्या है भी? W बराबर एफ डी है। तो F बल, F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है भी? ma होता है, या फिर यहां पे a है नहीं, गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है तो mg मान लो। F बराबर क्या हो जाएगा? mg। तो यहां पे F बराबर m यानी द्रव्यमान कितना? 10 है, इंटू जी कितना आपके पास में? 10 है। तो यहां पे F बराबर कितना हो जाएगा? 100, यानी 100 न्यूटन आपके पास में बल आ गया अभी। बल कितना आ गया? 100 न्यूटन आ गया। 100 न्यूटन बल आ गया तो W बराबर कितना हो जाएगा? F यानी 100 न्यूटन है, इंटू डी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर का विस्थापन हुआ है तो 2। तो यहां पे W बराबर कितना हो जाएगा? 200 जूल हो जाएगा। किसी से भी याद कर लेना भी। तो यहां पे 200 जूल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। पौधों में ऑक्सीजन के काय से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है, या फिर पौधों को कीटरोधी बनाता है, या फिर तने की मोटाई में वृद्धि करता है, या फिर पुष्पन को रोकता है। अब देखो भी, मैन में आपको बता देता हूं भी। एक तो होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। एक होता है आपका साइटोकाइनिन, और एक होता है आपका जिब्रेलिन, और एक आपका जिब्रेलिन, और दूसरा हो जाएगा आपके पास में ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है। तो ऑक्सीजन की खोज है वो किसने की थी? बेंट ने की थी। बेंट, ऑक्सीजन की खोज बेंट नामक वैज्ञानिक ने जई के पादप में की थी। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज है वो किसने की थी? तो साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज ये आप सकुंग ने की थी। आप सकुंग ने की थी तंबाकू के पौधे में। जिब्रेलिन की खोज है वो कुरोसावा ने की थी। कुरोसावा ने की थी, धान के खेत में की थी। अब साइटोकाइनिन है ना, साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये क्या करता है? ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये कोशिका, जहां पे भी कोशिका का विभाजन चल रहा है उसमें मदद कौन करता है? साइटोकाइनिन। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन ये साइटोकाइनिन हार्मोन है वो पादप के फल के अंदर पाया जाता है। पादप के फल के अंदर, और जो वृद्धि कर रही टहनियां होती है
वर्दीकरण जो टैनिया है उसमें भी क्या पाया जाता है, साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। जिब्रेलिन हार्मोन है, ये तने में वृद्धि करता है, भी तने में वृद्धि करता है। और एब्सिसिक एसिड होता है, ये आपका क्या है, वृद्धि रोधी हार्मोन है, भी ये वृद्धि रोधी हार्मोन है, यानी वृद्धि को रोकता है, ये वृद्धि को रोकता है, फल झड़ने देता है, फल झड़ने देता है, ठीक है। और उसके बाद में पत्तों को पत्तों को झाड़ता है। ऑक्सिन की खोज बेंट ने जेई के पादप में की थी। ऑक्सिन क्या करता है, ये फल झड़ने से रोकता है, फल झड़ने से रोकता है, ठीक है, और फूल झड़ने से रोकता है, पत्तों को झड़ने से रोकता है, और एक प्रकार से पादप की वृद्धि में सहायक है। तो यहां पे पौधों कोशिका को लंबे समय तक वृद्धि में सहायता प्रदान कौन करता है, तो वो ऑक्सिन हार्मोन की खोज है वो बेंट ने की थी जेई के पादप में। और ये क्या करता है, ये पौधे को एक प्रकार से वृद्धि करता है और पौधे में जो फूल होते हैं, फल होते हैं और पत्तियां होती है उसको झड़ने से रोकता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किसी तत्वों की परमाणु संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। दो कथन आपको दे रखे हैं। पहला कथन है किसी तत्वों की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है, या फिर किसी तत्वों की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाती है। ये देखो भी, ये एक परमाणु है, इस परमाणु के नाभिक के अंदर है वो क्या पाया जाता है, आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। और परमाणु की जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं। चीजें समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक चिन्ह अंकित होता है, ये ऋणावेशित होते हैं, और जो परमाणु का जो नाभिक होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, धनावेशित होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है भी। अब देखो यहां पे बात समझने वाली अब आती है भी, परमाणु है, अब परमाणु की जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या यानी कोई भी तत्व है, तत्वों की जो परमाणु संख्या है, तत्वों की परमाणु संख्या है वो किसके इक्वल होती है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है भी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होंगे, ये मान लो भी सोडियम है, सोडियम ये तत्व है और ये 11 नंबर इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या कितनी है इसकी 11 है, तो इसमें कितने प्रोटॉन मिलेंगे आपको, 11 प्रोटॉन मिलेंगे भी, ठीक है, 11 प्रोटॉन मिलेंगे। और दूसरी बात ये है भी जब अपन प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन दोनों को मिला दें तो क्या बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला दें तो ये आपकी द्रव्यमान संख्या बन जाती है भी, द्रव्यमान संख्या। चीजें समझ में आई क्या, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला दें तो द्रव्यमान संख्या बन जाती है। और ये आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो संख्या है वो किसको यहां पे डिफाइन करती है, तो परमाणु संख्या को, परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक को डिफाइन करती है भी। चीजें समझ में आई क्या, आगे चलते हैं। तो इसके अंदर पहला क्या बोल रहा है, ये पहला स्टेटमेंट है भी किसी तत्व की परमाणु संख्या है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही आपकी परमाणु संख्या होगी। और किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाती है, ये बात गलत है भी, ये बात आपकी गलत है। तो यहां पे केवल कथन फर्स्ट सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार्यात्मक समूह है कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है, क्या कहलाता है, समआयतनी, समभारिक और सजातीय श्रृंखला या फिर समावयव। तो यहां पे देखो भी, जैसे मैं मेथेन की बात करता हूं, मेथेन है,
एथेन है, ठीक है, प्रोपेन है, प्रोपेन है। अब ये क्या है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये कौन सी श्रेणी है? तो ये आपकी एल्केन श्रेणी है। भी कौन सी श्रेणी है? एल्केन श्रेणी है। अब इसके अंदर मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 और प्रोपेन का होता है C3H8। अब यहां पे इसने क्या बोला? यौगिकों की एक श्रृंखला, यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार्यात्मक समूह, यानी प्रकार्यात्मक समूह अलग अलग नहीं है, प्रकार्यात्मक समूह एक ही है, एक ही प्रकार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, क्या कहलाता है? अब यहां से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, मैं इसमें क्या है, एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह जोड़ रहा हूं, भी एल्कोहल है वो जोड़ रहा हूं। तो यहां पे ये बन जाए CH3OH और ये बन जाएगा आपके पास C2H5OH, ये बन जाएगा C3H7OH। यानी यहां से हमने क्या कर दिया, एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया और एक प्रकार्यात्मक समूह OH यानी एल्कोहल जोड़ दिया। तो ये पहले क्या थी अपने पास में? एल्केन श्रेणी थी। एल्केन श्रेणी एक प्रकार से क्या है, समजातीय, यानी समान जाति के थे भी सारे के सारे, समजातीय, समजातीय या फिर समान जाति के थे भी। और जैसे अपन ने OH हाइड्रोक्साइड जोड़ा, एल्कोहल जोड़ा, OH यानी एल्कोहल जोड़ा, तो CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, तो भी ये क्या रहेगा भी? तो भी ये एक समजातीय श्रेणी ही रहेगी। समजातीय का मतलब होता है समान जाति की श्रेणी रहेगी भी। तो इस श्रृंखला को जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, एक ही प्रकार्यात्मक समूह, एक ही प्रकार्यात्मक समूह होना चाहिए। अलग अलग प्रकार्यात्मक समूह होगा तो वो क्या होगा, आपका समजातीय नहीं होगा फिर, ठीक है। तो एक ही प्रकार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है, उससे सहजातीय श्रृंखला कहते हैं भी, सहजातीय। समबारिक का मतलब क्या होता है? सम मानी सम्मान, भारिक का मतलब होता है भार, जिसका भार समान हो। जैसे आर्गन, जैसे आर्गन और आपका ये हो जाएगा कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है ना भी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर और सल्फर, आर्गन, आर्गन, क्लोरीन और पोटेशियम और कैल्शियम। तो कैल्शियम है वो आपका 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे कैल्शियम दोनों का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 40 है। आर्गन 18 पे आता है, कैल्शियम 20 पे आता है। परमाणु क्रमांक अलग अलग है और भार क्या दोनों का सेम है भी, आर्गन का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है। तो ये क्या हो गए? समबारिक, जिसका भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, समबारिक कहलाता है भी। समावयव क्या होता है? समावयव जैसे आइसोमर बोलते हैं भी, जिसका संरचना, जिसका एक प्रकार से बोले भी संरचना सूत्र, संरचना सूत्र अलग अलग होना चाहिए। संरचना सूत्र है वो आपका अलग अलग होता है भी, अलग अलग होता है। और आपका जो रासायनिक सूत्र है एक प्रकार से वो समान होता है भी। जैसे ये मान लो भी ब्यूटेन है, ब्यूटेन का संरचना सूत्र, ब्यूटेन की संरचनाएं कितनी बन सकती है? 2 संरचनाएं बन सकती है ब्यूटेन की, आइसोमर 2 संरचनाएं बन सकती है। और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन की कितनी संरचनाएं बन सकती है? तो 3। ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी के अंदर। तो ब्यूटेन और प्रोपेन के आइसोमर बताओ, तो कितने हैं? 2 और 3 हो जाएंगे। समावयव बताओ, समावयव तो 2 और 3, यानी ब्यूटेन की 2 संरचनाएं बन सकती है और पेंटेन की 3 संरचनाएं बन सकती है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये समजातीय श्रृंखला 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते नहीं भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें भी अपने सभी दोस्तों के साथ में। अब इसमें देखो भी, इसने बोला भी निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका यूज किया जाता है? तो वो आपका Na2CO3 का, या फिर NaHCO3 का, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या फिर H2CO3 का अग्निशामक केंद्र होना चाहिए। जब अगर मैं हाइड्रोजन के साथ में,
अगर मेरे पास में क्या है, हाइड्रोजन है, या फिर ये बोल सकते हैं भी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में जब मैं H2O जल मिलाता हूं तो क्या बनता है, तो ये आपका बन जाएगा H2CO3, यानी ये आपका कार्बनिक अम्ल बन जाएगा भी, ये आपका कार्बनिक अम्ल बन जाएगा। और शीतल जो आपके पेय पदार्थ होते हैं, शीतल पेय पदार्थ होते हैं, ये ग्रुप डी 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है भी। शीतल पेय पदार्थ में क्या होता है, तो शीतल पेय पदार्थ में H2CO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है भी, हाइड्रोकार्बोनेट होता है, जो कि आपका शीतल पेय पदार्थ के अंदर होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल के साथ में मिलती है तो ये H2CO3 का निर्माण करती है भी। उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसे क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब बिना बुझे हुए चूने के अंदर है वो क्या करते हैं, जल मिला देते हैं, तो ये आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है भी, और प्लस में ऊर्जा बन जाती है भी, प्लस में ऊर्जा निकल जाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जल के साथ में जब अपक्रिया करवाई जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ में अपक्रिया करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बिना बुझा हुआ चूना बनता है भी। उसके बाद में Na2CO3, जिसे अपन धावन सोडा बोलते हैं, धावन सोडा, यानी इसके साथ में जब आप 10 जल के अणु जोड़ दोगे, 10 जल के अणु जोड़ दोगे तो ये वाशिंग सोडा बन जाएगा, जिसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O, 10H2O, ये आपका धावन सोडा बन जाता है। और Na2 सोडियम कार्बोनेट का यूज है वो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है भी। उसके बाद में NaHCO3, जिसे अपन बोलते हैं बेकिंग सोडा, या फिर इसे बोला जाता है खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा है वो किसे कहा जाता है, धावन सोडा को, ये NaHCO3 को बोला जाता है। और इसी का यूज है वो आप अग्निशामक यानी सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका यूज किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका यूज किया जाता है, NaHCO3 का यूज किया जाता है। जब आप बेकिंग सोडे के अंदर, बेकिंग सोडे के अंदर है वो मृदु खाद्य अम्ल, मृदु खाद्य अम्ल का मतलब समझते हो क्या, कमजोर जो खाने योग्य अम्ल होता है उसको मिला देंगे तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। दूसरी बात ये भी NaHCO3 को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करने के लिए इसमें आपके पास में NaCl होना चाहिए, और आपके पास में NH3 होना चाहिए, अमोनिया होना चाहिए, H2O जल होना चाहिए, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, तब जाकर के किसका निर्माण होगा, NaHCO3 का। और जब NaHCO3 को बढ़िया तरीके से गर्म करते हैं तो आपके पास में क्या बनता है, Na2CO3 बनता है भी, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ पे सोडा अम्ल अग्निशामक में यूज किया जाता है, वो आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति क्या होगी। यानी ये बोल रहा है भी दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अवतल दर्पण आपके पास में, और वस्तु को, ये आपका अवतल दर्पण है, ये मुख्य एक्स यहां पे फोकस हो गया और यहां पे वक्रता केंद्र हो गया, और वस्तु को कहां पे रखा है, वक्रता केंद्र से परे, यानी आपका अनंत और ये बोल सकते हैं अपन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। जब वस्तु को यहां पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो यहां पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा भी, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा भी, छोटा ये बनेगा वास्तविक व सीधा, वास्तविक और उल्टा बनेगा भी, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहां पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो कि
राइट आंसर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। अब अगर यहां पे आपकी वस्तु अनंत के ऊपर होती ना, वस्तु अगर आपकी अनंत के ऊपर है तो उसका जो फोकस प्रतिबिंब बनता वो फोकस के ऊपर बन जाता। जैसे जैसे आप वस्तु को पास में लाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो प्रतिबिंब है ना वो दर्पण से दूर होता चला जाएगा भी, ठीक है। जब आप वक्रता केंद्र के ऊपर लेके आते हो तो आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर लेके आ गए तो आपका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा भी, ठीक है, और समान साइज का बनेगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसमें देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन, प्राकृतिक गैस का जलना, प्रकाश संश्लेषण और किसी प्रबल अम्ल का तनुकरण। अब इसमें बात ये आती है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी कौन सी है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें क्या है, करवाने के लिए जिसमें जो अभिक्रिया होगी उसमें क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। ऊर्जा की आवश्यकता ऊष्माक्षेपी में क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। ये क्या है भी, ऊर्जा इससे प्राप्त होगी भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। ऊष्माशोषी में क्या होता है भी, अभिक्रिया करवाने के लिए आपको ऊर्जा देनी होगी भी, अभिक्रिया करवाने के लिए ऊर्जा आपको देनी होती है। तो श्वसन है, श्वसन के द्वारा है वो हमें क्या है, ऊर्जा मिलती है भी, ताजगी मिलती है भी। एक प्रकार से हम श्वसन कर रहे हैं, ठीक है, श्वसन कर रहे हैं तो हमें क्या है, ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि श्वसन के द्वारा है वो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाचन क्रिया चल रही है, और पाचन क्रिया चल रही है तो जिसके कारण है वो हमें क्या है, ऊष्मा मिल रही है। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जलना, आप जलाओगे तो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। कोई भी चीज जला देना, आप कोई भी चीज जला देना, जलाओगे तो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी भी। तो वो प्राकृतिक गैस जिसे CH4 बोलते हैं, इसको जलाने से क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जलाने से, उसके जलाने से प्राकृतिक गैस को जलाओगे तो वहां पे आपको क्या है, ऊष्मा मिलेगी। और किसी प्रबल अम्ल का तनुकरण करना। तनुकरण का मतलब होता है भी आप ड्यूलिट बोलो या फिर इससे पतला बोल सकते हैं, पतला बोल सकते हैं भी। आपके पास में ये मान लो भी मजबूत अम्ल है और इसको क्या करना है, आपको टुकड़ों में तोड़ना है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर पानी मिलाना शुरू कर दो। अभी पानी मिलाना शुरू करोगे तब तक कि यहाँ पे जैसे जैसे आप पानी मिलाओगे तो यहाँ पे ये क्या है, मजबूत अम्ल है, और मजबूत अम्ल है तो वो पानी मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कमजोर अम्ल हो जाएगा। और ये क्या है, धीरे धीरे क्या है, इससे भी ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी भी। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में है वो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी जीव नहीं है। परजीवी, पर का मतलब होता है दूसरों के ऊपर जीवित रहने वाला। किलनी है, जू है, अमरबेल है, ये सारे के सारे है वो आपके क्या है भी, परजीवी, परजीवी है, ठीक है। ये परजीवी जीव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जीव नहीं। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे पर जीवित रहता हो, जो दूसरे पर जीवित रहता हो, वो क्या होता है, परजीवी होता है भी। जैसे अमरबेल, अमरबेल है, ये दूसरे पौधों के तनों के ऊपर है, वो लिपटी रहती है। जू है, किलनी है, लेकिन अमीबा है ना, इसके अंदर अमीबा, ये आपका परजीवी नहीं है भी, ये आपका परजीवी नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन के अंदर है वो आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओजोन के संबंध में सही है। तो यहां पे यह जहरीला नहीं होता, या फिर वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है, या फिर यह ऑक्सीजन के केवल 2 परमाणुओं के संयोजन से बनता है, या फिर यह ब्लड कैंसर का कारण बनता है।
तो पहला बात तो ये है भी, यह जहरीला नहीं होता, यानी ओजोन है वो जहरीली होती है भी। ओजोन परत है आपकी, ओजोन गैस है, वो क्या है, जहरीला। ये बोलता है यह जहरीला नहीं होता, ये बात गलत है भी। ओजोन है वो जहरीला होता है भी। उसके बाद में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है, बिल्कुल सही है, CFC, जिसे ये AC जो एयर कंडीशनर है इसके अंदर और रेफ्रिजरेटर के अंदर है वो डाली जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और इससे निकलती है भी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है, जिसके कारण है वो ओजोन की मात्रा, यानी CFC का एक अणु है वो ओजोन के कई लाख अणुओं को नष्ट करता है भी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, यह ऑक्सीजन के केवल दो परमाणुओं के संयोग से बनता है, बिल्कुल गलत बात है। ओजोन होता है आपका O3 और ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ओजोन का एक अणु बनाते हैं भी, ठीक है, और यह ब्लड कैंसर का कारण बनता है, तो ये बात भी आपकी गलत है। तो इसके अंदर कौन सा सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी जीव के शरीर के बाहर से अंदर ऊर्जा के स्रोत यानी भोजन का स्थानांतरण शामिल है? यानी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी जीव के शरीर के बाहर से अंदर भोजन के बाहर से अंदर ऊर्जा के स्रोत का स्थानांतरण शामिल है? तो स्थानांतरण या फिर परिवहन या फिर पोषण या फिर उपापचय। तो यहां पे ऊर्जा का स्थानांतरण शामिल है। तो ऊर्जा स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो पोषण के द्वारा होता है भी। पोषण यानी एक प्रकार से भोजन ही हो गया भी, ये पोषण करना या फिर भोजन एक प्रकार से भोजन ही हो गया भी। पोषण है वो अपन क्या है, बाहर से अंदर लेते हैं, बाहर से अंदर लेते हैं। तो ये पहले तो भोजन के रूप में था, जब हमने अंदर लिया इसको अंदर लेंगे तो ये क्या है, पहले ये भोजन के रूप में ऊर्जा थी भी। ये ऊर्जा क्या थी, पहले भोजन के रूप में थी और उसके बाद में हमने क्या शरीर के अंदर इसको ग्रहण कर लिया। शरीर के अंदर इसको ग्रहण किया तो ये क्या है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया ना। बाहर थी फिर अंदर चली गई, पहले भोजन के रूप में थी और उसके बाद में अब अपने शरीर को ऊर्जा मिल रही है भी। तो यही इसने पूछा भी, किसी जीव के शरीर के बाहर से अंदर ऊर्जा के स्रोत का स्थानांतरण शामिल है, तो वो आपका क्या हो गया, पोषण हो गया। जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, कारों के प्रत्यक्ष दृश्य दर्पण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष दृश्य का मतलब होता है रियर व्यू, यानी पीछे का जो दृश्य देखने के लिए किसका यूज करते हैं। तो कारों का उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल उत्तल लेंस या फिर अभिउत्तल लेंस। तो जो कारों के हेडलाइट होते हैं, कारों के जो हेडलाइट होते हैं उसके अंदर है वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। और कारों का जो साइड ग्लास होता है जिसे प्रत्यक्ष दृश्य बोलते हैं, यानी पीछे का जो दृश्य देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है भी। ये वस्तु से छोटा बनाता है और आभासी होता है वो हमेशा कैसा होता है भी, सीधा होता है। छोटा बनाएगा प्रतिबिंब और आभासी बनाएगा और सीधा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का और हेड ग्लास में जो आपके हेड लाइट होती है उसके अंदर है वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संतृप्त कार्बन यौगिक वे हाइड्रोकार्बन है जिनके परमाणु एकल सहसंयोजक आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक वे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया था अभी, यानी यहां पे सह से तो आपका संतृप्त हो जाएगा, सह से संतृप्त हो जाएगा और सह से सिंगल। तो
तो कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बंद होता है तो वो तो सतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, और कार्बन कार्बन के मध्य में डबल या फिर कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बंद पाया जाता है, वो आपका असतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। कौन सा हो गया? असतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। तो यहां पे आपका पहला क्या है? एकल सहसंयोजक आबंध होता है, सतृप्त हाइड्रोकार्बन बिल्कुल सही है, और असतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक नहीं होता भी, असतृप्त है वो आपका डबल या फिर ट्रिपल होता है भी। तो इसके अंदर आपका एल्केन आ जाएगी, एल्केन श्रेणी आ जाएगी, और इसके अंदर है वो आपका एल्किन और एल्काइन, ये दोनों श्रेणियां किसके अंदर आती है? असतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आती है। तो यहां पे केवल पहला सही है, दूसरा गलत है इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, जब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है? ये क्वेश्चन है वो ALP और टेक्नीशियन और ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन और ग्रुप डी, तीनों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अब NaCl है, NaCl क्या है? सोडियम लवण है, और सोडियम लवण सोडियम क्लोराइड है, इसके साथ में जब जल मिला दें तो यहां पे क्या बनेगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस में Cl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? तो उत्पाद के रूप में वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस में क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये एनसीईआरटी के 33 नंबर पेज पे 10th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके अंदर 33 नंबर पेज के ऊपर अभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी। यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर है ना, क्लोर क्षार जो प्रक्रिया होती है उसमें क्लोर है वो क्लोरीन को दर्शाता है, क्लोर है वो किसको दर्शाएगा? क्लोरीन को दर्शाएगा। तो क्षार किसको दर्शाएगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को दर्शाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने, अचानक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियों में किस पदार्थ के जमा होने से एंठन उत्पन्न होती है? लैक्टिक अम्ल, सुक्रोज, पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला होता है C3H4O3, और उसके बाद में लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C3H6O3। ये सुक्रोज। यहां पे पायरुविक अम्ल है ना, पायरुविक अम्ल है, ये क्या करता है? जब ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में, ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंट के अंदर है, वो कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में किसमें टूटता है? ये पायरुविक अम्ल में टूटता है भी। हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है उसमें ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में पायरुविक अम्ल में टूटता है, जो कि प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, और इसे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया बोलते हैं। देन उसके बाद में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उपस्थिति के अंदर है पायरुविक अम्ल है CO2 प्लस में H2O प्लस में ATP के रूप में टूटता है। तो यहां पे आपके पास में ये क्रेबस चक्र होता है, क्रेबस चक्र, और क्रेबस चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसके अंदर है, उसके बाद में अगर हम किण्वन प्रक्रिया हो जाए, पायरुवेट अम्ल है वो ऑक्सीजन की एब्सेंट हो जाए, ऑक्सीजन की एब्सेंट हो जाए, तो किण्वन जो प्रक्रिया होगी उसके अंदर क्या बन जाएगा? एथेनॉल बन जाएगा भाई, C2H5OH एथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। और प्लस में आपके पास में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। उसके बाद में लैक्टिक अम्ल है वो हमारे पेशियों में ऑक्सीजन की एब्सेंट में पायरुविक अम्ल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमें क्या है? एंठन यानी थकान उत्पन्न होगी और हमें दर्द उत्पन्न होगा भी। तो वो किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा भी। किण्वन प्रक्रिया होगी तो उसमें एथेनॉल बनेगा भी, और ऑक्सीजन की एब्सेंट के अंदर पेशियों में जमा होगा तो वो लैक्टिक अम्ल होगा, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है?
ध्यान में रखना भी नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 होता है भी। नाइट्रिक अम्ल है ये एक क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है भी, प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब ये नाइट्रिक अम्ल है ना, ये मैग्नीज और मैग्नीशियम इसके अलावा अन्य धातुओं से जब ये क्रिया करता है तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता। ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है, ये जल उत्पन्न करता है भी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी HNO3 है, ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। और ये हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके क्या बना देता है, जल बना देता है। लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम ये ऐसी दो धातुएं हैं जो क्या है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके क्या देती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो यहां पे आपके पास में एक तो मैग्नीज है और एक कौन सी है, मैग्नीशियम है। ये दो चीजें ध्यान में रखना भी आप, ठीक है। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक एक प्रकार से हाइड्रोजन गैस देती है। बाकी जो धातुएं हैं वो नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके जल उत्पन्न करती है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, निक्षेपण, संगलन, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण। देखो भी पहले ठोस है अपने पास में, ठोस से द्रव में चेंज हो गया, ठोस से द्रव में चेंज हो गया और यहां पे मैं गैस लिख देता हूं। ठोस से द्रव में चेंज होगा तो ये क्या होगा, गलन होगा भी, इसका गलन होगा, ठीक है। उसके बाद में गलेगा तो ये द्रव में चला जाएगा और फिर द्रव से गैस में चेंज होगा तो ये वाष्पीकरण हो जाएगा। और गैस से ठोस में चला जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे अपन निक्षेपण बोलेंगे भी, इससे अपन क्या बोलेंगे, निक्षेपण बोलेंगे। और जब अब वापस लें, ठोस से गैस में चला जाए, ठोस से सीधा गैस में चला जाए तो उससे क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे भी। ठोस से सीधा गैस में चला जाए ऊर्ध्वपातन, गैस से सीधा ठोस में आ जाए उसे क्या बोलेंगे, निक्षेपण बोलेंगे। और गैस से सीधा द्रव में चला जाए उसे क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। और द्रव से सीधा ठोस में चला जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग या फिर जमाव, फ्रीजिंग बोल सकते हैं या फिर जमाव भी बोल सकते हैं इसको। तो यहां पे पूछा क्या था, गैस से ठोस, तो गैस से ठोस का आपका क्या बन जाएगा, निक्षेपण बन जाएगा भी। गैस से ठोस में आएगा तो निक्षेपण हो जाएगा और ठोस से गैस में जाएगा तो उसे ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर आपको बताना भी, जब मैग्नीशियम का वायु में दहन किया जाता है तो ज्वाला का रंग क्या होता है। मैग्नीशियम अपने पास में होता है Mg, मैग्नीशियम है, वायु की उपस्थिति में इसका क्या करवाया जाता है, दहन करवाया जाता है, तो अपने पास में क्या बनेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और ये कैसा होगा, ये आपका सफेद रंग का होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सफेद रंग की ज्वाला के साथ जलेगा भी। सफेद रंग तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, सफेद, हरा, लाल, गुलाबी। तो ये आपके पास में सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम है वो वायु की उपस्थिति में सफेद ज्वाला के साथ जलेगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी 0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद 6 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी आपको पूछी है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है भी, 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान कितना है भी, मास द्रव्यमान कितना है 0.5 है, और इंटू यहां पे v² यानी वेग कितना 6 मीटर पर सेकंड है, तो 6 × 6, 2 से ये 3 बार कट गया, 3 × 5 = 15, तो 1.5 × 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 15 × 6 = 90, तो ये 15 × 6 = 90 9 जूल आ जाएगा भी। कितना आ जाएगा, 9 जूल। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी कार्बन 12 का समस्थानिक
का परमाणु द्रव्यमान कितना है। यानी आप 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 एलिमेंट तक द्रव्यमान अंगुलियों पे याद रखें। भी द्रव्यमान है वो अंगुलियों पे याद रखें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, तो आपको करने में आसानी हो जाएगी भी, ठीक है। 1 से 30 तक एलिमेंट के, तो कार्बन 12 समस्थानिक का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भी, 12 होता है भी। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है वो 12 होता है, और U से यूनिफाइड हो गया भी। यानी परमाणु का जो द्रव्यमान मापा जाता है वो AMU में मापा जाता है भी, एटॉमिक मास यूनिट में, या फिर एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान इकाई में मापा जाता है। और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया U, और U से यूनिफाइड द्रव्यमान। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है विरंजक चूर्ण। विरंजन चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में उपचारित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, या फिर जल को। तो विरंजक चूर्ण बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और इसको अभिक्रिया करवा दी किसके साथ में। आपको यह पता होना चाहिए भी विरंजक चूर्ण होता क्या है। सी यानी CaOCl2 होता है। तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करवाएंगे, क्लोरीनीकरण करवा दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीनीकरण करवा देंगे तो ये बन जाएगा CaOCl2 प्लस में H2O, प्लस में H2 जल बन जाएगा। तो ये आपके पास में क्या बन गया, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया, जिसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं। और ये एक प्रकार से क्या है भी, रंग उड़ाने का कार्य करता है भी। रंग उड़ाने का कार्य कौन करता है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण करता है भी। और विरंजक चूर्ण है ना, ये ALP और टेक्नीशियन दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग किया जाता है वो पेयजल को रोगाणु रहित करने के लिए, पेयजल को रोगाणु रहित करने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज किया जाता है भी। तो यहां पे कौन सी गैस का यूज करोगे, तो क्लोरीन गैस का यूज करोगे, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, सॉरी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन गैस, क्लोरीनीकरण कर दो भी बुझे हुए चूने का। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 2 डायफ्टर प्लस 2 डायफ्टर और माइनस 0.25 डायफ्टर क्षमता वाले 2 लेंस का संयोजन क्षमता कितनी, संयोजन क्षमता के एक तुल्य लेंस के यानी 2 लेंसों का संयोजन कितनी क्षमता के एकल लेंस के तुल्य है। तो P पावर ये होता है आपके पास में P1 प्लस में P2। तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा 2 प्लस में माइनस का 0.25, माइनस का 0.25, तो ये आपके पास में 1.75, वो भी किसका बचा, भी प्लस का ज्यादा था तो प्लस का बच गया। तो ये आपके पास में डायफ्टर क्षमता कितनी आ गई, 1.75 डायफ्टर आ गई, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब किसी गतिमान पिंड द्वारा, कोई गतिमान पिंड है, गतिमान पिंड के द्वारा उसकी गति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहा जाता है, यानी इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कोई भी गतिमान पिंड है उसकी गति के अंदर परिवर्तन किया है हमने, कोई गतिमान पिंड है उसकी गति के अंदर हमने परिवर्तन किया है, जिसके कारण उसमें कौन सी ऊर्जा आई है, तो गतिज ऊर्जा आई है। और गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है, 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा या फिर इसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी किसे कहा जाता है या फिर स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो यहां पे गति में परिवर्तन हुआ है जिसके कारण गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है। द्रव्यमान m और स्मॉल m की 2 वस्तुएं A और B एक दूसरे से d दूरी पर रखी गई है, तो F उनके बीच आकर्षण बल है, तो G का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या है, ये आपको बताना है। आपको पता है भी F बराबर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है G और M, और ये हो जाएगा स्मॉल m
अपॉन में उनके बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला बनता है। और यहां पे g बराबर क्या होता है, g ये आपका सार्वत्रिक सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका क्या होता है भी मात्रक होता है, ठीक है, जी का। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, m और m2 यानी दो वस्तुएं दोनों का द्रव्यमान। तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल किस पे डिपेंड है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है भी, ठीक है। ये d है, ये क्या है, उनका बीच की दूरी है, तो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक लड़की एक ट्रॉली को नियत बल F से दूरी S तक धकेलती है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर क्या होता है भी, W बराबर होता है FD, ठीक है। तो W बराबर यानी कार्य कितना बल लगाया, F बल लगाया, और कितनी दूरी तय की, तो S दूरी तय की, तो यहां पे FS हो जाएगा, F इंटू S बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो भी, निम्नलिखित में कौन सा एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। संयोजी उत्तक का उदाहरण कौन सा, घनाकार एपिथेलियम, मांसपेशियां, स्तंभाकार एपिथेलियम या फिर रुधिर। तो यहां पे घनाकार एपिथेलियम और स्तंभाकार एपिथेलियम ये आपका उपकला उत्तक का उदाहरण है। उपकला उत्तक को ही क्या बोलते हैं, एपिथेलियम उत्तक कहते हैं, उपकला उत्तक का उदाहरण है। उसके बाद में आपका जो रुधिर है वो आपका तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ये तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण कौन सा है, तो ये आपका रुधिर है, वो तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण हो जाएगा भी। घनाभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, ये 4 प्रकार के होते हैं, उपकला उत्तक का उदाहरण हो जाएगा। ये घनाभाकार है, ये 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, सल्की एपिथेलियम उत्तक, घनाभाकार एपिथेलियम उत्तक, स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक और सत्रित सल्की एपिथेलियम उत्तक। चीजें समझ में आई क्या। तो इस प्रकार से रुधिर है वो एक तरल संयोजी उत्तक है, और तरल संयोजी उत्तक में आपका ये संयोजी उत्तक में आ जाता है उपकला उत्तक है, वसाम्य उत्तक है, एरियोलर उत्तक है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, तो ये आपके संयोजी उत्तक में आते हैं भी। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।